हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 15 आनुवंशिक अभियांत्रिकी, और उसमें अंतिम लेक्चर इस चैप्टर का रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आज के जो टॉपिक होंगे वो होंगे पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद आरएफएलपी, और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या उपलब्धियां यहाँ पर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर, जिसका नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका नाम होता है पीसीआर, और एक ऐसी तकनीक होती है, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे कैरी मुलिस, जो एक पुलिसकर्मी थे, और उन्होंने इस तकनीक को खोजा। ये एक फोटोस्टेट कॉपी की तरह होती है, जिसमें एक डीएनए से मल्टीपल कॉपीज, हजारों कॉपियां प्राप्त की जा सकती हैं। 225 सेकंड में एक डीएनए से दूसरा डीएनए कॉपी होकर के निकल के आ जाता है। जैसे हम फोटोस्टेट कॉपी निकालते हैं किसी चीज की, उसी प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए, दो से चार डीएनए, हजारों, लाखों, करोड़ों डीएनए हम इस तकनीक से प्राप्त कर सकते हैं। इसके खोजकर्ता थे कैरी मुलिस नाम के जो एक पुलिसकर्मी थे। उन्होंने इसको खोजा था पॉलीमर चेन रिएक्शन, जिसमें वास्तव में डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है, यानी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एक डीएनए से दूसरा डीएनए 225 सेकंड में प्राप्त कर लिया जाता है। इसके लिए एक उपकरण होता है, उपकरण का नाम होता है थर्मल साइक्लर नाम का उपकरण होता है। यूं समझ लीजिए कि पीसीआर करवाना हो एक डीएनए से दो डीएनए, तो ऐसा नहीं है कोई फोटोस्टेट मशीन है कि एक डीएनए रख दिया दूसरा डीएनए निकल के आ गया। इसका इस तरह का नहीं है, बल्कि एक अलग उपकरण होता है, थर्मल साइक्लर उपकरण होता है, जिसमें अपने आप ही 3 स्टेप के अंदर ये घटनाएं होती हैं। और वो 3 स्टेप कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पॉलीमर चेन रिएक्शन, कैरी मुलिस ने इसको खोजा था। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता है, पुनरावृत्ति होती है 225 सेकंड में थर्मल साइक्लर नाम के उपकरण में। इसके लिए क्या होता है वो हम देख रहे हैं। 3 स्टेप में ये घटनाक्रम होता है, साथ साथ हम आपको डायग्राम भी बनाते चले जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है 72 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी कुंडलन। इसमें क्या होता है वी कुंडलन के अंदर कि एक डीएनए है मेरे पास में, और ये जो डीएनए होता है 3' 5' और ये 5' 3', ये डीएनए है। इसको 72 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वी कुंडलित हो जाता है, और ये 2 टुकड़ों में इस प्रकार से बन जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसको अपन अलग अलग ये हमको प्राप्त हो जाता है, 3' 5' 5' 3' हमको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला पद हुआ वी कुंडलन, ठीक है ना। डी जनरेशन हुआ, जिसमें एक डीएनए था वो 72 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपकरण के अंतर्गत, उपकरण का नाम क्या दे रखा है मैंने आपको, थर्मल साइक्लर उपकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको दे रखा है। तो थर्मल साइक्लर उपकरण के अंतर्गत एक डीएनए डीनेचर्ड हो गया पहले स्टेप में 72 से 90 डिग्री तापमान पर, और 2 उसकी लड़ियां हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद इन लड़ियों पर 5' एंड पर आरएनए प्राइमर जोड़ा जाता है। ये होता है आरएनए प्राइमर, यानी आरएनए का टुकड़ा। तो ये आरएनए प्राइमर जोड़ दिया, यानी आरएनए का टुकड़ा जोड़ दिया। आरएनए का टुकड़ा जोड़ने के लिए एंजाइम काम में आता है, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अपने आप ही हो रहा है। उस उपकरण में सब चीज अपने आप होती है नेचुरली। इस एंजाइम का काम होता है आरएनए के टुकड़े को डीएनए की लड़ी पर जोड़ देता है। ये डीएनए की लड़ी है, ये बिकुंडलित हो गई। अब आरएनए का टुकड़ा इस पर चिपक गया, चिपकाने के लिए एंजाइम का उपयोग होता है, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। पर वो डीएनए पॉलीमरेज भी कैसा होगा, आरएनए पर निर्भर होगा। इसको आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो, उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करवाना और उसकी वृद्धि करवानी है। तो तीसरे में होता है टैग, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम काम करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैग डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अपना काम करता है, और ये जो लड़ी थी जो 5' से 3' चल रही थी, और ये 5' से 3' चल रही थी, ये आरएनए का टुकड़ा अब डीएनए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है,
यानी 3' और 5'। इसी प्रकार यहाँ से ये टुकड़ा कन्वर्ट हो जाता है 3' 5' और इस प्रकार टैग डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा ये आरएनए का टुकड़ा डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में अपनी वृद्धि करता है और इस प्रकार हमको इस प्रकार के दो डीएनए हमको प्राप्त हो जाते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज T बराबर होता है थर्मस और AQ का मतलब होता है एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से प्राप्त होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका काम होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज का कि वो आरएनए के प्राइमर को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रकार हमें दो डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गई हमारी पॉलीमर चेन रिएक्शन या पीसीआर। तो पीसीआर की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस और कैरी मुलिस ने इस तकनीक को खोजा जिससे कुछ ही घंटों में हजारों लाखों डीएनए हम एक डीएनए से प्राप्त कर सकते हैं और इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। पहले स्टेप में क्या देखा आपने? पहले स्टेप में आपने देखा कि किस प्रकार एक डीएनए थर्मस एक्साइक्लर उपकरण के अंदर जाकर के हीट लेकर के उपकरण में हीट हो जाती है 72 से 90 डिग्री पर और वो 2 लड़ियों में विकुंडलित हो जाता है। दूसरे स्टेप में आरएनए पर निर्भर पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ये एंजाइम है आरएनए के टुकड़े को 5' एंड पर जोड़ा जाता है, मशीन अपने आप काम करती है। और तीसरे स्टेप में टैग डीएनए पॉलीमरेज, टी का मतलब होता है यहाँ पर थर्मस और AQ का मतलब होता है एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम की सहायता से तीसरे स्टेप में वो आरएनए प्राइमर जो था, यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो था, उस आरएनए प्राइमर के द्वारा ये 2 लड़ियां बन जाती हैं, यानी आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होकर के और अपना वृद्धि और विकास पूरा करता है। इस प्रकार ये पॉलीमर चेन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। उपयोग इसका यही होता है, सबके कॉमन उपयोग हैं। कॉमन उपयोग ये होता है कि किसी अपराध स्थल से हमने कोई डीएनए प्राप्त किया, जैसे ब्लड से प्राप्त किया, बाल से प्राप्त किया, वीर्य से प्राप्त किया, तो उस डीएनए को निकाल कर उसकी मल्टीपल कॉपीज हम प्राप्त कर सकें, अपराध विज्ञान की पहचान कर सकें, पैतृकता की जांच कर सके, माता पिता जो होते किसी बच्चे पर अपना अधिकार दर्शा रहे हैं, या जीन अनुक्रम प्राप्त कर सकें, या हम और अन्य गतिविधियां जीन थेरेपी करते हैं, उन सब में कॉमन पॉइंट आएंगे जो आप थ्योरेटिकल रूप से पढ़ लेना। अगला टॉपिक आता है इसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये समझ में आ गया आपको? उसके बाद में अगला टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके बाद आता है RFLP। दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और RFLP को, जो अंतिम टॉपिक होंगे आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और RFLP। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, ये है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और दूसरा टॉपिक होता है RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधित, फ्रैगमेंट यानी टुकड़ा, लेंथ लंबाई, और पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपिता। फ्रैगमेंट माने टुकड़े, यानी प्रतिबिंब लंबाई, प्रतिबिंबित टुकड़े। तो प्रतिबिंबित एंजाइम की सहायता से हमको अलग अलग लंबाई के टुकड़े प्राप्त करने हैं डीएनए के। प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से हमको डीएनए के अलग अलग लंबाई के टुकड़े प्राप्त करने हैं, इसी को बोलते हैं RFLP। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आती है। इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, RFLP का रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से डीएनए के अलग अलग लंबाई के टुकड़े हम प्राप्त करेंगे और इस प्रकार एक बहुरूपिता बन जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म बन जाएगा, जिसका उपयोग हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत कॉमन है। कहते हैं डीएनए टेस्ट करवाने की जो घटना होती है, डीएनए टेस्ट करवाना या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि किसी भी अपराध स्थल से, जहां पर अपराध हुआ है, किसी भी अपराध स्थल से यदि कोई किसी प्रकार का स्किन का टुकड़ा या किसी प्रकार का ब्लड का टुकड़ा या सीमन या वीर्य का जो अंश होता है या कोई भी बॉडी का जो पार्ट होता है, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, अगर हमें वो मिल जाते हैं तो हम उसको कोशिका को लेकर के उसका डीएनए रिसीव करते हैं, डीएनए प्राप्त करते हैं। और डीएनए प्राप्त करने के बाद उसे विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीमाकारी एंजाइमों की सहायता से, और उनको ब्रेक डाउन करते हैं, टुकड़े बनाते हैं।
अब जब आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स काम करेंगे तो अलग अलग लंबाई के टुकड़े बन जाएंगे, अलग अलग बहुरूपिता के टुकड़े बन जाएंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई छोटा मीडियम साइज का, अलग अलग प्रकार के टुकड़े होंगे जो कि अलग अलग क्षारक क्रम लंबे होंगे। कोई 5 क्षारक क्रम, कोई 20 क्षारक क्रम, कोई 22 क्षारक क्रम, 25 क्षारक क्रम लंबा होगा। और इस स्थिति को बोलते हैं RFLP। अब इस RFLP को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले घटना स्थल से प्राप्त जो भी हमारे पास सेल्स होती हैं, उन सेल्स को लेकर के और उनका डीएनए निकाल करके उसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट करते हैं, उसके अलग अलग टुकड़े प्राप्त करते हैं और देन उसको अलग अलग लंबाई के क्रमों में जमाते हैं। इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद वो अलग अलग लंबाई के टुकड़ों में जम जाते हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर जमते चले जाते हैं, लंबाई के क्रम में डीएनए बनते चले जाते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि अब हम इन डीएनए को फिंगरप्रिंट इनका निकालेंगे, यानी इनका न्यूक्लियोटाइड क्षारक क्रम ज्ञात करेंगे। जैसे AGC, जैसे ATTC, कुछ भी हो सकता है, CTTT, AG, फिर CTTAGGCC। इस तरह से हम इसका क्षारक क्रम प्राप्त करते हैं और ये सारा घटनाक्रम सदर्न ब्लॉटिंग की तरह होगा, जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो तकनीक है वो बिल्कुल सदर्न ब्लॉटिंग की तरह है, जिसमें हम किसी घटना स्थल से प्राप्त डीएनए को लेकर के, दोनों कॉमन टर्म्स हैं। घटना स्थल से प्राप्त डीएनए को लेकर उसका पहले RFLP करवाते हैं, फिर उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, लंबाई के क्रम में जमाते हैं, जमाने के बाद उसके फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका क्षारक क्रम प्राप्त करते हैं और रेडियोग्राम करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछले टॉपिक में। और जब हमें अनुक्रम प्राप्त हो जाता है तो इन अनुक्रमों को हम सुरक्षित और संरक्षित रख लेते हैं। देन उसके बाद अपराधी जो हमारा सस्पेक्ट होता है, जो संदेहास्पद अपराधी होता है या जिनको हम पकड़ते हैं, उनका डीएनए लेते हैं और उनका डीएनए लेकर इनसे मैच कराते हैं। यदि इनसे मैचिंग हो जाती है डीएनए की तो फिर हम उसको अपराधी घोषित कर देते हैं या पैतृकता की जांच हम कर लेते हैं। इस स्थिति में यह बात ध्यान रखने योग्य होती है कि हर व्यक्ति का डीएनए जो होता है वो भिन्न होता है। दुनिया का किसी भी व्यक्ति का डीएनए समान नहीं है और अगर वो डीएनए अलग अलग है तो फिर उसका डीएनए उसी से मैच करेगा, अन्य से नहीं करेगा। इसीलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक वैलिड प्रूफ मानते हैं अपराध विज्ञान में, पैतृकता की पहचान करने में, अपराध विज्ञान में। जीन थेरेपी के अंदर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो जीन खराब है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग की तरह ही टेक्निक है जिसमें RFLP की जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होता है कि ये पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि हमें वाहक के बिना ही हम किसी डीएनए की कॉपीज PCR द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो बात होती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग करते क्या हैं, पहले डीएनए को लेकर के आइडेंटिफाइड करते हैं, आइडेंटिफाइड करने के बाद उसका अनुक्रम ज्ञात करते हैं, अनुक्रम को सेट करने के बाद अपराधी के अनुक्रम से उस अनुक्रम को मिलाते हैं। यदि मिलान कर जाता है तो हमारा उस हिसाब से हम अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ये RFLP का पूरा नाम हो गया, एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अलग अलग लंबाई के टुकड़े प्राप्त करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इस चैप्टर की जो बेस है, इस चैप्टर की जो उपलब्धियां हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की होती है कि कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो होता है, जीन थेरेपी के क्षेत्र में हम लोग इसका बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। अपराध विज्ञान के अंदर पैतृकता की पहचान करने में, नई फसलों के उत्पादन में, नए जीवों के उत्पादन में, इच्छित गुणों से युक्त संतति प्राप्त करने में हम इनका उपयोग करते हैं। इस तरह से ये 15वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, कौन से एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। जैसा कि आप जानते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्राकृतिक रूप से यह एंजाइम जीवाणुओं में पाया जाता है। वाहक डीएनए होता है, वाहक डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, जो हम जानते हैं प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज वगैरह होते हैं। M13 किसका उदाहरण होता है, M13 एक जीवाणु भोजी का उदाहरण होता है। लैम्बडा और M13 जीवाणु भोजियों के उदाहरण हैं। डीएनए खंडों की पहचान में कौन सी ब्लॉटिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान में हम कौन सी करते हैं, पहचान में डीएनए खंडों की हम करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग करते हैं, सदर्न, और आरएनए में नदर्न। डीएनए के मुक्त स्वरों को जोड़ने का काम लाइगेजेस नाम का एंजाइम करता है, सभी लोग जानते हो।
जंपिंग जीन किसे कहते हैं? ट्रांसपोजन्स को जंपिंग जीन कहते हैं। 1989 में पुलिस, कैरी मुलिस ने किसकी खोज की थी? पुलिस था वो, पुलिस के डिपार्टमेंट में वो थी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, नहीं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की। सी डीएनए में प्रयुक्त होता है। सी डीएनए हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें एमआरएनए से डीएनए प्रोड्यूस करते हैं, मैसेंजर आरएनए से, तब वो काइमेरिक डीएनए बनाया जाता है विशिष्ट प्रोटीन युक्त। इको आर एंजाइम का स्रोत, इको R1 का स्रोत ई कोलाई होता है, जो कि एक जीवाणु होता है। आंसर ए है। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस करते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की खोज करने वाले मिस्टर स्टैनले कोहन थे, जिन्होंने साल्मोनेला के डीएनए के साथ ई कोलाई का डीएनए ज्वाइंट किया था। आरडीएनए तकनीक, स्टैनले कोहन। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए। ये बता चुका हूं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? जिसमें इच्छुत डीएनए खंड को वाहक के साथ मिला करके उसकी अभिष्ट कॉपी प्राप्त की जाती है। क्लोनिंग वाहक क्या होते हैं? ऐसे वाहक जो हमारे इच्छुत डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में ले जाकर के क्लोन करवा दें, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करवा दें, उन्हें क्लोनिंग वाहक कहते हैं। आणविक प्रोब्स क्या होते हैं? इस प्रकार के डीएनए खंड जो कि अपने से डीएनए खंडों की पहचान कर लेते हैं, उन्हें आणविक प्रोब्स कहते हैं, जिनके द्वारा हम इच्छित डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। ये सारी चर्चा मैं आपको पिछले वीडियोस में कर चुका हूं। मार्कर जीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जो किसी भी उचित स्थल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रतिबंधित स्थल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो मार्कर जीन होते हैं जो वाहक पर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार होते हैं रिपोर्टर जीन, जैसे कि जुगनू में मिलता है, जो चमक उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। रिपोर्टर जीन जो रिपोर्ट करे, अपने आप को शो करे, दर्शाएं प्रतिदीप्ति के रूप में, उन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं। उदाहरण जुगनू में होता है। जीन लाइब्रेरी क्या होती है? जीनों के समुच्चय संग्रह को जीन लाइब्रेरी कहते हैं। सी डीएनए की समुच्चय संग्रह को जीन लाइब्रेरी कहते हैं, जहां इच्छित और अवशिष्ट जीनों की बहुत बड़ी संख्या संरक्षित रहती है, जिन्हें हम उपयोग में ले सकते हैं। कॉस्मिड क्या होते हैं? कॉस्मिड बैक्टीरियोफेज और जीवाणु भोजियों का मिश्रण होते हैं। प्लाज्मिड और जीवाणु भोजियों का मिश्रण होते हैं, जो बड़े 25 से 40 किलोबेस के डीएनए को परिवहित कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की परिभाषा, वे एंजाइम्स जो जीवाणु से प्राप्त होते हैं और डीएनए को अभिष्ट स्थलों से काटने का काम करते हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के काम में आने वाले जेल का नाम बताइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत एगारोस जेल काम में आता है। RFLP का पूरा नाम बताइए। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिन्स का नाम होता है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, क्लोनिंग वाहक क्या होते हैं? क्लोनिंग वाहक के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा चुका हूं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में काम आने वाले विभिन्न वाहक, यानी प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कॉस्मिड्स, इनके बारे में आपको बताना जो मैं बता चुका हूं। PBR 322 का मैं चित्र बना चुका हूं आपके सामने। सदर्न ब्लॉटिंग जो डीएनए तकनीक में काम आती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अभी बताया आपको मैंने। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR को इससे पहले बताया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण में पढ़ा चुका हूं, जिसमें जीवाणु की जो वंश होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल और अगले 2 अक्षर स्मॉल लेटर्स में होते हैं। वाहक के लक्षण क्या होते हैं वो बता चुका हूं। वाहक में मार्कर जीन, रिपोर्टर जो चाहिए, परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर जाए, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी या सी लाइब्रेरी, सी डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं इसके लिए बता चुका हूं। प्रोटीन निर्माण करने वाली कोशिका लेते हैं, एमआरएनए निकालते हैं, फिर डीएनए बनाते हैं, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करते हैं। वो आपको चर्चा कर चुके हैं वाहक में, जीनोमिक लाइब्रेरी में। वाहक के रूप में जीवाणु भोजी की उपयोगिता बता चुका हूं मैं कि जीवाणु उपयोगी क्यों होते हैं, क्योंकि आसानी से परपोषी कोशिका में चले जाते हैं, बड़े डीएनए को परिवहित कर सकते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते किसी भी परपोषी कोशिका को। निबंधात्मक प्रश्न करते हैं। जीन अभियांत्रिकी की आरडीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। 6 चरण हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डीएनए का, फिर वाहक का चयन करते हैं, दोनों को मिलाकर आरडीएनए बनाते हैं, परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं, फिर उनका गुणन कराते हैं, फिर उनको प्राप्त करते हैं, क्लोनिंग वाहक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम इसका करते हैं। ब्लॉटिंग तकनीक, डीएनए की ब्लॉटिंग कैसे करते हैं, डीएनए को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ब्लॉटिंग तकनीक, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये 3 होती हैं जो हम बता चुके हैं वीडियोज में। प्लाज्मिड पर टिप्पणी, प्लाज्मिड के बारे में बता चुके हैं आपको। आणविक प्रोब्स बता चुके हैं आपको। कंप्लीटली का उपयोग, अपने से डीएनए खंडों की पहचान करना और आनुवंशिक अभियांत्रिकी का महत्व कृषि में, चिकित्सा में और अन्य फील्ड के अंदर ये होता है, और ये हम आपसे कंप्लीटली बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 15वें चैप्टर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए तकनीक, आणविक प्रोब्स और इस तरह की बातें की और इनके बारे में जाना। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब बायोटेक का एक अंतिम चैप्टर रह जाता है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। पादप ऊतक संवर्धन 3 या 4 दिन का होगा ये। इस प्लांट टिश्यू कल्चर कि किस प्रकार हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, प्लांट संबंधी बायोटेक ने प्लांट संबंधी कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं या कौन कौन से इनके उपयोग होते हैं।
तो हम अगला चैप्टर 16 में शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। पीसीआर इसमें इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये जो होता है कॉमन से है सब वर्ड, जो सदर्न ब्लॉटिंग की तरह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी मिक्सअप है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग और आरएफएलपी को मिला दो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बन जाएगी। ये हमने आपके स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।